मार्वल की मूवीज़ में ब्लैक पैंथर जो मूवी है उसमें वकांडा फॉरएवर की जो बात होती है, वकांडा जगह का नाम है। तो अगर आपने नोटिस करा हो तो उस जगह पे जाने के लिए हर इंसान को एक शील्ड को क्रॉस करना पड़ता था, जो एक इनविजिबल वॉल होती थी, दिखती नहीं थी। और कोई दुश्मन वगैरह आएगा तो वो उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसकी परमिशन वगैरह नहीं होगी। एक तरीके का प्रोटेक्शन था। ऐसे लगता है ना सोच के कि भाई ये ह्यूमन की अभी की जितनी भी साइंस है उसमें ये पॉसिबल नहीं है और फ्यूचर में शायद 500-700 साल बाद पॉसिबल हो पाए। वो भी हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ तो नहीं हुआ। पर कैसा लगेगा आपको ये जान के कि आज से 100-150 साल पहले एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ये कहता था कि वो ऐसी वॉल को क्रिएट कर देगा कुछ ही टाइम के अंदर। इनफैक्ट अगर ब्लैक पैंथर मूवी में भी अगर उसी के ही इन्वेंशंस या उसकी कही हुई बातों से इंस्पायर होने के बाद ही वो उस वॉल को बनाया गया हो तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। उस आदमी का कहना था कि वो टाइम के साथ फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर देगा कि किसी भी कंट्री आपस में, जो कंट्रीज है ना, देश हैं, वो आपस में वॉर नहीं लड़ेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने देश को बचाने के लिए, सामने मेरा तो जो दुश्मन देश है अगर वो कोई टैंक बनाता है, कोई एयरक्राफ्ट बनाता है, तो मैं यहीं से ही एक लेजर बीम की तरह कुछ होगा, उस बीम के थ्रू उस टैंक या एयरक्राफ्ट को उड़ा दूंगा। ऐसा उस साइंटिस्ट का मानना था। यहाँ तक आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत फार फेच्ड हो गया, पर उसने जो किया है ये तो वो चीज़ें हो गई जो वो करना चाहता था, लेकिन उसने जो किया है अगर आप वो चीज़ें सुनोगे तो आपको लग जाएगा कि भाई कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आज ये वीडियो अगर आप वाईफाई के थ्रू देख रहे हो अपने घर पे बैठ के या कहीं ऑफिस या कहीं पे भी, तो वो वाईफाई उसी बंदे की देन है। अगर आपके यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा है या आपके घर में बिजली आ रही है, वो उस बंदे की देन है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे इन्वेंशंस, इनफैक्ट आज जो आप देखते हो ना, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि भाई आप अपना फोन जो है वो वायरलेस बिना वायर के चार्ज कर सकते हो, वो उसी बंदे की देन है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही। मैं इन सब चीज़ों का जो है आपको सारी कहानी सुनाऊंगा और हर बात जो है उसका जो भी सोर्स है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा। तो उसका जो लिंक है सारे सोर्सेज का वो मैं एक साथ मिला के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको खुद से पढ़ना हो वो जाके पढ़ सकता है। अपनी मर्जी से बना के मैं कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। बंदे का नाम था ऑफ कोर्स Electric power is everywhere present in unlimited quantities. निकोला टेस्ला। और उसी महान साइंटिस्ट की ये कहानी है। ध्यान से सुनते जाना क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग होने वाली हैं आपके लिए। आगे शुरू करता हूँ। अब इस कहानी को समझने के लिए ना पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम आप सुनते हो ना आज की डेट में, वो दो एरा के साइंटिस्ट थे। क्योंकि आज की डेट में तो आप साइंटिस्ट के नाम सुनते नहीं हो, आज तो आपको पता ही नहीं होगा साइंटिस्ट कौन है। तो जो भी आप नाम सुनते हो या फिर आपकी बुक्स में, सिलेबस की बुक्स में नाम थे, दो एरा के नाम थे। पहला एरा था न्यूटन, गैलीलियो, इस टाइप के साइंटिस्ट का, जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंटिस्ट थे, जिनको ये जानना था कि दुनिया में चलता क्या है, होता क्या है, साइंस है क्या। न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो जाके उसने ग्रेविटेशन की खोज करनी शुरू करी। गैलीलियो ने यह पता लगाया कि भाई कैसे अर्थ जो है वो सूरज की तरफ घूमती है, चारों तरफ थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कैसे घूमती है, वो सारा पता लगाया। ये तो पहला एक एरा हो गया साइंटिस्ट का जो क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। और दूसरा एक एरा था उन लोगों का जो साइंटिस्ट बने यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी मतलब देखो, हमेशा जो साइंटिस्ट है ना या जितने भी समझदार या दिमाग से तेज लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। वो हमेशा कंट्रोल्ड होते हैं उन लोगों के द्वारा जो पावरफुल होते हैं। पावरफुल लोग ही डिसाइड करते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। चाहे तो ये क्यूरियोसिटी वाले ड्रिवन जो साइंटिस्ट थे ना, गैलीलियो वगैरह, इन पे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पावरफुल कौन थे उस टाइम? पावरफुल या तो राजा महाराजा थे या चर्च थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे। तो गैलीलियो की तो अच्छी खासी कहानी है, सभी को पता है कि गैलीलियो को हमेशा के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, सिर्फ ये बोलने के लिए कि भाई वो अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज नहीं लगाता है अर्थ के चक्कर। और ये जो है वो उस टाइम जो चर्च में पढ़ाए जाने वाले प्रिंसिपल्स थे, जो वो लोग बताते थे, उसके वो अगेंस्ट था। इसीलिए गैलीलियो को पूरी जिंदगी अपने घर में काटना पड़ा, हाउस अरेस्ट कर दिया उस इंसान को। क्योंकि पावर जो है वो साइंस से हमेशा ऊपर रही है। पावरफुल लोग हमेशा कंट्रोल करते आए हैं, चाहे वो साइंस हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, चाहे वो हिस्ट्री की किताबें हो। तो गैलीलियो, न्यूटन, इन सब के टाइम पे ये था। जब यूटिलिटी वाला एरा आया तो उस टाइम पे पावरफुल लोग कौन थे? कंपनीज, गवर्नमेंट्स। कंपनीज मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, तो जो लोग पैसे वाले थे ना, इन्वेस्टर्स थे, जैसे जेपी मॉर्गन, तो ये लोग पावरफुल लोग थे। तो ये साइंटिस्ट्स को एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे, क्योंकि फंडिंग दोगे तो साइंटिस्ट काम करेंगे, वरना क्या करेंगे। ये दौर क्यूरियोसिटी वाला नहीं था। ये दौर वो था जब फंडिंग आपके पास आएगी तो आप काम कर पाओगे। तो आपको जो साइंस में डेवलपमेंट करना है वो भी ये करना है जिससे पैसे कमाए जा सके। जैसे कि आप बल्ब का आविष्कार करो, आप इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करो, स्टीम इंजन का करो, एरोप्लेन का करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से पैसे वापस आ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पता लगाने की कोशिश कर रहे हो जिससे पैसे नहीं कमाए जा सकते, तो फिर उस साइंस का कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, और आपको कोई फंडिंग वगैरह मिलेगी नहीं। और फंडिंग के बिना आप इन्वेंशंस या फिर यूँ कह लो कि साइंस में ज़्यादा तरक्की कर नहीं सकते। तो दूसरा वाला जो एरा था वो वही था जिसमें
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और यूटिलिटी इंपॉर्टेंट थी कि भाई पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। उसी के दौरान ही पैदा हुए थे निकोला टेस्ला, और उसी के दौरान आपके सभी थे ये लोग, जितने भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करोगे या इन सब का जो इन्वेंशन हुआ, ओपनहाइमर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं ये दूसरे एरा के हैं जिसमें यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज के टाइम में भी ये ट्रू है कि साइंटिफिक इनोवेशन उसी फील्ड में सबसे तेजी से होगी जिस फील्ड में रेवेन्यू सोर्स क्रिएट हो सकता है, लोगों को सर्व करके उससे पैसा कमाया जा सकता है और बाद में वही पैसा फिर और ज़्यादा साइंस को आगे बढ़ाने में लग जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर एक स्टूडेंट है जिसको अपना करियर अच्छा बिल्ड करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, तो उसको भी आज के टाइम पे जो बेस्ट साइंटिफिक इनोवेशन चल रहा होता है उसे भी उसी का ही एक्सपर्ट बनना होता है। जो पहले कभी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बल्ब, ये सारी चीज़ें थी, आज के टाइम पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है। जो यहाँ अच्छा करेगा उसका करियर ऊपर जाएगा। लेकिन अपने देश में कॉलेजेस की हालत का आपको पता ही है, 90% कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी, मैक्सिमम टाइम सिर्फ थ्योरी पे बात होती रहती है और प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी मिलती है। हालांकि अब चीज़ें चेंज होने लग गई हैं, अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स आने लग गए हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। जैसे एक है अपना मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ जो ओल्ड स्कूल बीटेक प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, वहीं मिराई आपको पहले दिन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाता है, राइट फ्रॉम डे वन। पाइथन, C++, AI टूल्स, इवन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स राइट फ्रॉम सेमेस्टर 1। और बात यहाँ पे सिर्फ क्लासेस या प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट्स की नहीं है, मिराई के स्टूडेंट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिशंस का एक्सपोजर मिलता है, जैसे गूगल समर ऑफ कोड, फेसबुक हैक कप। ये लोग AI और मशीन लर्निंग में आपको बीटेक प्रोग्राम अवेलेबल कराते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने 12th पास करी है PCM के साथ और 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका होगा एक एग्जाम जो आने वाली 26 तारीख को है, यानी कि 26 जुलाई, और 25 जुलाई एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। बिल्ड योर फ्यूचर, गो अप्लाई नाउ। खैर, अब वापस आते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की स्टोरी पे। 1800 खत्म हो रहा था और 1900 अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो रहा था। 1901, 1895, इस टाइप के इसके आसपास की कहानी है। उस टाइम के मेन साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिशन, निकोला टेस्ला, और ये सारे साइंटिस्ट थे। थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर आप किताबें वगैरह पढ़ोगे या फिर आपकी साइंस की बुक्स में जो बताया गया है वो आपको ये बताया गया है कि लाइट बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, थॉमस अल्वा एडिशन। लेकिन ये सच नहीं है। ये इनफैक्ट काफ़ी इतना ज़्यादा मॉडिफाइड ट्रूथ है कि ये सच ही नहीं है। थॉमस अल्वा एडिशन एक्चुअल में साइंटिस्ट कम थे, बहुत कम साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट वो बिजनेसमैन ज़्यादा बड़े थे। थॉमस अल्वा एडिशन वो इंसान थे जिन्होंने साइंस और जो कैपिटलिज्म है या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके तार को बीच में जोड़ा था। वो साइंटिस्ट इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग बिजनेस की तरफ ज़्यादा चलता था कि साइंस को कैसे इस्तेमाल करके बिजनेस करा जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने लाइट बल्ब का आविष्कार जो है वो इसलिए नहीं करा था कि भाई चलो लाइट बल्ब हो जाएगा तो रोशनी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इन्वेंशन करेंगे, ये नहीं। मेन रीज़न ये था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, AC DC 2 तरह की करंट होती है ना, वो क्या होती हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं, मोटर क्या होती है, टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये सारा इन्वेंशन हो चुका था पहले। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करें ये किसी को नहीं पता था और ना ही कोई कर पा रहा था। तो थॉमस अल्वा एडिशन वो इंसान थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि भाई ये घरों में लोगों के उजाला कर सके और बाकी की चीज़ों में काम आ सके जो इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है, और उससे क्या है कि पैसा कमाया जा सके। थॉमस अल्वा एडिशन का अच्छा खासा बहुत बड़ा बिजनेस था। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार नहीं करा था सिर्फ, बल्ब तो एक्चुअल में उससे पहले भी थे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन ने ऐसे बल्ब का आविष्कार करा जो लंबे टाइम तक चल सकता है और जो घरों में लगाया जा सकता है। उन्होंने साथ में बहुत सारे ये जो वायर्स होते हैं इनका भी आविष्कार करा, मीटर होते हैं, फ्यूज होते हैं, इनका भी आविष्कार करा ताकि ये घरों में लगाया जा सके और घरों में उसकी यूटिलिटी होगी तभी आप पैसा कमा सकते हो उसके थ्रू। तो थॉमस अल्वा एडिशन जो थे वो एक एंटरप्रेन्योर थे। साइंटिस्ट तो काफ़ी कम थे, वो इतनी उनको नॉलेज थी भी नहीं साइंस की। लेकिन वही बात है कि भाई कोई इंसान अगर साइंस को यूटिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है तभी ज़्यादा सेंस बनता है, वरना तो साइंस भी अगर हवा में टहल रही है तो क्या फ़ायदा। कोई कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में अगर पंखा नहीं चला रही, मेरे घर में कोई फ़ायदा नहीं कर रही, तो फिर ठीक है चल सकती है, किताबों का पार्ट है, पढ़ लेंगे भाई, उसके अलावा तो कोई हमें फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो उस टाइम के लिए थॉमस अल्वा एडिशन एक बहुत बड़े हीरो थे और साइंटिस्ट थे क्योंकि उन्होंने उसको यूटिलिटी में कन्वर्ट करा। अब कहानी क्या है कि थॉमस अल्वा एडिशन जाने माने बिजनेसमैन थे, एट द सेम टाइम जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस थे। USA के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये काम करते थे और यूरोप के अंदर यानी कि जो इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी इनका अच्छा खासा बिजनेस था, मतलब ब्रांचेस थी। अब यूरोप में एक ब्रांच में काम करते थे निकोला टेस्ला थोड़े बहुत टाइम के लिए, और निकोला टेस्ला जो है वो दिमाग से पहले से ही ब्रिलियंट थे, लेकिन स्टार्टिंग में ना तो वो पैसे वाले थे और ना ही उनको साइंस में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और रिसर्च और पावरफुल थे दिमाग से, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं थी कि वो ग्रो कैसे करे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो USA जाएंगे और थॉमस अल्वा एडिशन के साथ काम करेंगे। तो उनके पास एक लेटर था। लेटर क्या था कि यूरोप में जो
थॉमस अल्वा एडिशन की एक पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच थी, तो वहाँ का जो हेड था उसने थॉमस अल्वा एडिशन को एक लेटर लिखा था कि भाई मैं इस दुनिया में 2 ही जीनियस को जानता हूँ, एक तो थॉमस अल्वा एडिशन और दूसरा ये आदमी यानी कि निकोला टेस्ला। और ये लेटर जो है वो निकोला टेस्ला ने उससे लिया हेड से और लेके वो थॉमस अल्वा एडिशन के पास पहुंच गए। जब वो थॉमस अल्वा एडिशन के पास पहुंचे तो थॉमस अल्वा एडिशन ने उनको काम दे दिया। पहला काम ही उन्होंने क्या दिया कि भाई ये ले डीसी मोटर, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इससे तुझे क्या करना है कि इसको इम्प्रूव करके लेके आ डिज़ाइन, मैं तेरे को $50,000 का इनाम दूंगा। निकोला टेस्ला ने उनका पहला असाइनमेंट था, कई महीने लगा दिए और मेहनत करी उस डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर जो भी थी उसको इम्प्रूव करने में। कई महीनों बाद वो इम्प्रूव कर दी और वो लेके उसको वापस आए। लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन ने $50,000 जो बोला था वो वापस दिए नहीं उनको इनाम के तौर पे। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि यू डोंट अंडरस्टैंड द अमेरिकन ह्यूमर, मतलब अमेरिका में जो मजाक करने का तरीका है, ऐसे सिर्फ बोलने के लिए बोला था, वो तुम समझ नहीं पाए। लेकिन निकोला टेस्ला के लिए ये बात बहुत सीरियस थी क्योंकि उन्होंने तो भाई कई महीने वेस्ट कर दिया उस पर। तो निकोला टेस्ला को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनकी कंपनी छोड़ दी और पैरेलली अपने खुद का ही मेहनत करनी शुरू कर दी कि भाई मैं भी साइंटिफिक इन्वेंशंस कर सकता हूँ, मैं भी मेरे अंदर भी दिमाग है, मैंने भी बहुत पढ़ाई करी हुई है। इनफैक्ट उनके अंदर जो है वो थॉमस अल्वा एडिशन से कहीं ज़्यादा ब्रेन था साइंस को लेके। थॉमस अल्वा एडिशन एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, साइंटिस्ट कम थे। निकोला टेस्ला वाज अ प्योर साइंटिस्ट। अब यहाँ से शुरू होती है इंटरेस्टिंग कहानी थॉमस अल्वा एडिशन और निकोला टेस्ला के ऐसे कंपटीशन की जो लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। तो हुआ क्या कि निकोला टेस्ला ने जब एडिशन की कंपनी को छोड़ा तो उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज कर लिया था कि एडिशन की जो पूरी कंपनी है और पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन की तरफ देखती थी जब बात इलेक्ट्रिसिटी की आती है तो, या नए नए इन्वेंशंस की आती है तो निकोला टेस्ला ने वो देखने के बाद में जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई थॉमस अल्वा एडिशन डीसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को क्यों यूज कर रहे हैं, एसी की फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम आपको साइड में लेके जाऊंगा ताकि मैं एसी डीसी का समझा दूं। टेक्निकल चीज है लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे 10वीं का क्लास का भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी समझ जाएगा बहुत ही ईजी करके। आज आपके घर में जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो एसी आती है, डीसी नहीं आती है। डीसी कौन सी सप्लाई होती है, अगर आपके घर में इन्वर्टर है और बैटरी रखी हुई है तो उससे जो आप पंखा या लाइट चलाते हो वो डीसी सप्लाई है जो वीक होती है। लेकिन आपके घर में कहीं दूर गवर्नमेंट कहीं दूर इलेक्ट्रिसिटी बना रही है हिमाचल प्रदेश में और आपके बिहार में या फिर महाराष्ट्र में या जहां भी इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश में जा रही है, हिमाचल में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए आ पा रही है आपके पास तक, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में रखे हुए इन्वर्टर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना वो, क्योंकि वो एसी सप्लाई है। एसी और डीसी का फ़र्क यही है, एसी जो है अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करा जाए बहुत दूर से तो वो बिना किसी लॉस के कई हजार किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर क्रॉस कर सकती है। डीसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। आपने यहाँ पे बैटरा लगाया, आप 5 किलोमीटर दूर तक तार बिछाने की कोशिश करोगे तो आपका पंखा नहीं चलेगा 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। डीसी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप ऐसे समझ लो कि एक मोटा पाइप है, बहुत मोटा पाइप, और उसके थ्रू पानी जा रहा है स्लो। अब जब उसे 100 किलोमीटर तक बिछाओगे आप बहुत मोटे पाइप को तो उसमें हजारों तो छेद हो जाएंगे, हजारों या लाखों छेद हो सकते हैं, बीच में लोग कर सकते हैं और वो पानी का लॉस होना उसका बहुत ही ईजी चीज है। वहीं जो एसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो है छोटा पतला वायर या फिर पतले पाइप, बहुत ही पतला पाइप, और उसमें बहुत पतला पाइप है तो बहुत ही कम पानी की क्वांटिटी जाएगी, लेकिन वो इतनी तेजी से ज़्यादा है, प्रेशर के साथ जाता है कि वो बहुत आगे जो है वो सेम ही क्वांटिटी में पहुंच रहा है। अब उसमें पहली बात तो छेद होने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि उसका जो मोशन है आगे की तरफ वो इतना क्विक है कि छेद होकर किसी और तरफ उसका जाने के चांसेस भी कम है, यानी कि उसमें लॉस नहीं होता है। और यही है एसी और डीसी का डिफरेंस भी। जब आप देखते हो ना 11,000 की लाइन ऊपर जा रही है आपके घरों के आसपास, कहीं आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टावर से 11,000 की लाइन जाती है तो आवाज़ आती है उनसे। क्यों आती है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज प्रेशर से वहाँ पे पानी बह रहा है, पानी नहीं करंट होता है, और जो मैं प्रेशर बोल रहा हूँ वो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वो बहुत ही तेजी से बह रहा है इसलिए आपको बहुत आवाज़ आती है और वो थोड़ा डेंजरस होता है। डीसी से एसी हल्की थोड़ी डेंजरस होती है, अगर आप 11,000 की लाइन के आसपास भी पहुँच गए तो वो आपको ले जाएगी, उड़ा लेगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि थॉमस अल्वा एडिशन ने जो स्टार्टिंग में इन्वेंशंस करे थे, लाइट बल्ब और ये पंखे वंखे करे होंगे फ्यूचर में, या मीटर लगाया या फिर फ्यूज उठाया या फिर वायर वगैरह, ये सारे कुछ डीसी पे करे थे क्योंकि डीसी पे करना आसान था। एसी तो बहुत ही थोड़ी डेंजरस चीज़ है और उसका इन्वेंशन के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी। निकोला टेस्ला जब इस पूरे सिस्टम में आए और जब डीसी जनरेटर उनका इंप्रूव कर रहे थे, उससे पहले भी उनका साइंस का बैकग्राउंड था, तो उन्होंने ये बोला कि भाई एसी से क्यों नहीं कर रहे हो। माना कि एसी थोड़ी सी डेंजरस है, माना कि एसी में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी, पर वो एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। और निकोला टेस्ला ने सीधे सीधे थॉमस अल्वा एडिशन के पूरे बिजनेस एम्पायर को, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा इलेक्ट्रिसिटी पर डेवलपमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं तक, स्पेशली यूएसए के अंदर, उसके पूरे बिजनेस एम्पायर को चैलेंज करके रख दिया निकोला टेस्ला ने कि मैं एसी के साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके दिखाऊंगा। खैर, जब निकोला टेस्ला ने अपने जो एसी वाली इलेक्ट्रिसिटी का प्लान था उसको समझाना शुरू किया इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर के बिना इस
एरा में बिजनेस नहीं चलता था, ये न्यूटन वाला एरा नहीं था। तो जब उन्होंने समझाना शुरू करा बिजनेसमैन को कि भाई ऐसा ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे एसी यूज करके, तो किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है वो ऐसे ही बंदे पे इन्वेस्ट करता है जिसने पहले जिंदगी में कुछ कर रखा हो, कुछ दिखा रखा हो। और थॉमस अल्वा एडिसन के सामने तो वो कुछ था ही नहीं। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले तो ये पूरी कोशिश करी कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो जाके निकोला टेस्ला की बातों में इन्वेस्टमेंट ना करे, एसी इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये लॉबिंग करी पीछे से। लेकिन होता क्या है कि कोई ना कोई इन्वेस्टर तो ऐसा होता ही है जिसको लगता है कि यार कुछ तो बात है इस बंदे में, इस टाइप से। तो एक कंपनी थी वेस्टिंग हाउस करके, उस कंपनी ने निकोला टेस्ला को स्पॉन्सर कर दिया या फिर उसको हायर कर लिया कि भाई तुम करो विकास, हम देखते हैं, हम खर्च करेंगे पैसा थोड़ा बहुत। और बातें तय हो गई, निकोला टेस्ला ने एसी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना शुरू कर दिया। जब ये बात थॉमस अल्वा एडिसन को क्लियरली पता चली कि भाई एसी पे काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उन्होंने पीछे से लॉबिंग जो है वो और हार्ड कर दी। ऐसे प्रोपोगेंडा रन करने शुरू करे स्पेशली मीडिया में, लोगों में, कि भाई एसी जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे लोग मर जाएंगे, एसी की सब वो जो है उस पर विकास नहीं होना चाहिए, उस पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए एसी इलेक्ट्रिसिटी पे। और ऑब्वियस सी बात है यार कि इतने बड़े बड़े तार जो आप 11,000 की लाइन देखते हो, अगर उस टाइम आप आज से 150 साल पहले या उस टाइम पे अगर आप लगाओगे और बातें करोगे तो लोग डरेंगे ही उससे। एसी सप्लाई थोड़ी डेंजरस तो लगेगी। और थॉमस अल्वा एडिसन का जो प्रोपोगेंडा था वो इस लेवल का था कि उन्होंने एसी करंट के थ्रू एक ऐसी चेयर बनवाई थी, जो आप देखते हो ना कि कभी पिक्चरों में देखी होगी आपने कि प्रिजनर्स को उस चेयर पे बिठा के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मौत की सजा दे रहे हैं। तो वो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही बनवाई गई थी पहली इलेक्ट्रिक चेयर। थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसी एक चेयर बनवाई और उस पे कई सारे जानवरों को एग्जीक्यूट करके दुनिया को दिखाया कि एसी करंट जो है वो कितनी डेंजरस है। हाथी और पता नहीं कितने जानवरों को उस इलेक्ट्रिसिटी से मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया झटके देके बिजली के। और एक जो है वो किसी प्रिजनर को भी ऐसे सजा दी गई थी, मारने की सजा जो सबसे पहले दी गई थी, वो भी कहीं ना कहीं थॉमस अल्वा एडिसन की लॉबिंग के बाद ही करा गया था, ताकि मीडिया में ये बात जाए कि एसी करंट जो है वो लोगों को मारने के काम आती है, पंखे चलाने के काम नहीं आती। ऊपर से थॉमस अल्वा एडिसन का जो पैसा था, बिजनेस था, उसकी पावर तो थी, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो नहीं पाए, क्योंकि निकोला टेस्ला का जो प्रोजेक्ट था, जो दिमाग था, वो नेक्स्ट लेवल था। वो अपने दिमाग में बड़ी क्लैरिटी के साथ काम करते थे। और ऐसे ही 1893 में क्या हुआ कि एक वर्ल्ड फेयर हुआ शिकागो के अंदर। वर्ल्ड फेयर मतलब मेला टाइप, और उसमें ठेका दिया जा रहा था कि भाई आप बल्ब लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, ताकि रात में भी चीजें हो सके, काम हो सके और थोड़ा सुंदर लगे। तो उसका जो ठेका दिया गया, तो भाई कोई भी उठा लो ठेका। एडिशन की कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक अभी कुछ टाइम पहले तक, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जनरल इलेक्ट्रिक इनफैक्ट कुछ सालों तक सबसे बड़ी कंपनी थी दुनिया की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। जनरल इलेक्ट्रिक की अपनी ही मोनोपोली थी पूरी दुनिया में। वो एडिशन की खुद की कंपनी थी, उन्होंने ही फाउंड करी थी, वही ओनर थे। बाद में तो खैर कंपनी शायद वो पब्लिक हो गई, तो बाद में तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो शिकागो का जो फेयर था उसमें 2 लोगों का टेंडर था। एक तो थॉमस अल्वा एडिसन की जो जनरल इलेक्ट्रिक थी उसने ठेका डाला, दूसरा जो है वो थी निकोला टेस्ला प्लस वेस्टिंग हाउस, जिस कंपनी के साथ निकोला टेस्ला काम करते थे, उन्होंने ठेका डाला। अब निकोला टेस्ला वाली जो वेस्टिंग हाउस थी उसने काफी सस्ता ठेका डाला कि भाई हमें दिखाना है कि हम इसी से क्या कर सकते हैं। और उस फेयर में 1 लाख इलेक्ट्रिक बल्ब को जला के दिखाया निकोला टेस्ला ने पहली बार। ये मान लो कि शिकागो के अंदर उस टाइम पे रात में ही सूरज चमक गया, मतलब रात में ही इतना दिन कर दिया उन 1 लाख बल्बों ने। और वो उसकी तारीफें जो है वो मीडिया में भी हुई, गवर्नमेंट ने भी उसको काफी स्ट्रॉन्ग माना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी काफी दूर से ट्रेवल करा के लाई जा रही थी, ये नहीं कि वहीं पे बनाई जा रही थी। हालांकि इसमें वेस्टिंग हाउस और निकोला टेस्ला के अच्छा खासा पैसा लगा था। निकोला टेस्ला का तो क्या ही पैसा लगेगा, कंपनी का, वेस्टिंग हाउस का, क्योंकि ठेका बहुत सस्ता लिया था। पर ये जो पूरा फेयर था ये बहुत ही सक्सेसफुल चीज थी निकोला टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के लिए। पहली बार एसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितनी तगड़ी हो सकती है ये दिखाया गया था। इसके बाद 2 साल बाद, ये तो 1893 में हुआ था, 1895 में इन्हें प्रोजेक्ट मिला कि एसी पावर स्टेशन बनाओ तुम, एसी इलेक्ट्रिसिटी वाला, नायाग्रा फॉल्स पावर स्टेशन। पहला पावर स्टेशन था जो एसी इलेक्ट्रिसिटी पे बना हुआ था। और इसकी स्पेशल चीज ये थी कि जहां ये पावर स्टेशन बनेगा उससे जिस सिटी को ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करा रहे थे, सिटी ऑफ बफेलो, जिस सिटी को ये लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे थे, वो 35 किलोमीटर दूर थी। डीसी में ये पॉसिबल ही नहीं है, 35 किलोमीटर दूर तो आप इलेक्ट्रिसिटी लेके जाओगे। वही छेद वाली बात कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ही इतना हो जाता है कि पहुंचती ही कुछ नहीं है। यहाँ आने तक जो है वो निकोला टेस्ला का नाम हो गया बहुत पॉपुलर, और उनका जो काम था वो भी बहुत सक्सेसफुल हो गया। कंपनी को, गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि भाई एसी ही तो फ्यूचर है फिर, क्योंकि हम पावर स्टेशन जो है वो माउंटेन्स पे बना सकते हैं, रिवर के ऊपर बना सकते हैं, विंड मिल बना सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो तो एसी इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है, डीसी तो कर ही नहीं सकती। तो फ्यूचर जो है वो तो एसी है, और फ्यूचर एसी ही है। आज भी आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सब एसी है। ओवरऑल जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनके ऊपर ये निकोला टेस्ला की क्लियर कट एक विक्ट्री थी। टाइम गुजरता गया, निकोला टेस्ला का नाम भी थॉमस अल्वा एडिसन की तरह पॉपुलर हो गया। हालांकि निकोला टेस्ला के पास पैसे नहीं थे उस लेवल के। इसका रीज़न ये था कि वेस्टिंग हाउस ने एसी के इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए जितना फंड खर्च किया था वो इतना ज़्यादा था
कि वेस्टिंगहाउस अच्छी खासी पैसे खर्च करके और बैंक्रप्सी के उस पर चला गया था मोड़ पे एकदम। इनफैक्ट निकोला टेस्ला ने जब स्टार्टिंग में बातें तय हुई थी तो निकोला टेस्ला के साथ बात तय हुई थी कि 1 हॉर्स पावर ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी, कहीं भी एसी इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहा है वेस्टिंगहाउस, तो 1 हॉर्स पावर का $2.5 सीधे सीधे निकोला टेस्ला को मिलेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो इंसान तो ऑलरेडी बिलियनियर बन चुका था अपने इन्वेंशन के बाद, लेकिन वेस्टिंगहाउस ने सीधे सीधे पेटेंट्स के साथ निकोला टेस्ला के पास ये रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हम जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर हमने आपको $2.5 पर हॉर्स पावर दिए तो, क्योंकि हमने ठेके भी तो बहुत सस्ते उठाए हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है। निकोला टेस्ला ने जब ये बात सुनी, और ये सच भी थी, वेस्टिंगहाउस बैंकरप्ट हो जाता अगर वो करता रहता, ये $2.5 देता रहता निकोला टेस्ला को। तो निकोला टेस्ला ने जो वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ये बात लिखी हुई थी और पेटेंट जो है वो तभी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह। निकोला टेस्ला का कहना था कि मैं जो है वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं दुनिया के फ्यूचर के लिए काम करता हूँ और ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर के लिए काम करना चाहता हूँ। तुमने मेरे को तब मौका दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने वेस्टिंगहाउस का वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दिया, वरना वो आदमी तो उसी टाइम बिलियनियर था। अब यहाँ से एसी इलेक्ट्रिसिटी का जो काम था, अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल में सारे जितने भी देश के सिटीज़ हैं सब में सप्लाई हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो जो वेस्टिंगहाउस था वो अपना काम करने लग गया एसी इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो निकोला टेस्ला थे वो आगे बढ़ गए। अब यहाँ से निकोला टेस्ला की जो कहानी है वो आगे बढ़ी। अब इस बीच में एक और चीज़ हुई थी कि निकोला टेस्ला जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और इस सारे फील्ड में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक और चीज़ का इन्वेंशन किया था जो किसी को पता भी नहीं चला ढंग से, और वो था जिसकी वजह से आप सारे और हम सब आज वाईफाई यूज़ करते हैं। वो था रेडियो वेव्स का इन्वेंशन। हुआ क्या कि जिस टाइम पे निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो उनको एक बात समझ में आई कि जिस तरीके से लाइट एक रे है, एक बीम है जो ट्रैवल करती है, ऐसे ही साउंड भी एक वेव है, ऐसे ही जो बाकी की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैवल करती है, अपनी अपनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी और भी वेव्स होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, जो ट्रैवल करती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। ये चीज़ निकोला टेस्ला को काफ़ी लंबे टाइम से पता थी, और उन्होंने इसके बेसिस पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था। दुनिया की पहली रिमोट कंट्रोल्ड कार चला के दिखाई थी। कार नहीं थी शायद, वो बोट थी। एक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने एक छोटी सी बोट ली और उसको रिमोट के साथ कंट्रोल करके दिखाया कि कैसे चल रही है। उस टाइम जब लोगों ने उसको देखा तो लोगों को लगा कि भाई यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई जादू टाइप की चीज़ है, या तो इस बोट के अंदर कोई मंकी या बंदर वंदर छुपा दिया है, या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो इसको कंट्रोल कर रही है इस बोट को। लेकिन एक्चुअल में वो कुछ था नहीं, वो रेडियो सिग्नल्स थे जिसका इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने कर लिया था, और वो अपने रिमोट के थ्रू ये दिखा रहे थे कि कैसे बिना वायर के भी चीज़ों को कंट्रोल करा जा सकता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, आप रेडियो वेव्स भेज रहे हो। जिस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है ऐसी रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं, और रेडियो वेव्स जब आपकी ट्रैवल करती हैं वो बहुत तेजी से स्पीड से करती हैं, बहुत ही क्विक स्पीड से, इतनी क्विक कि आप उस पर कोई भी चीज़ रख दोगे, सिग्नल रख दोगे एक तरीके से, या कोई मैसेज रख दोगे, तो यहाँ से यूएसए वो मैसेज पहुँच जाएगा कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर। हालांकि जब निकोला टेस्ला ने ये इन्वेंशन वगैरह करा था तो उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को चेंज नहीं करा कि भाई इन्वेंशन हो गया, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि वो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो ओरिजिनल साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस चीज़ को रख लिया और इसको पेटेंट करा लिया। 1898 के आसपास की बात थी, उन्होंने ये पेटेंट डाल दिया, और ये पेटेंट उनको मिल भी गया 1901 या 1903 के आसपास। उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू करा जो कि आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर और जो हर बार डिस्कस करी जाने वाली चीज़ होती है, और वो था उनका ऐसा टावर जो पूरी दुनिया को, या फिर पूरी दुनिया छोड़ दो, कई शहरों को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है बिना वायर के, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। एट द सेम टाइम निकोला टेस्ला का जो सपना था या फिर प्रोजेक्ट था वो सिर्फ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था, उसके साथ में वो जो टावर है वो सभी को कम्युनिकेशन का भी एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि उन्हें वो रेडियो वाला सिस्टम कॉन्सेप्ट उनका क्लियर था कि रेडियो वेव्स होती हैं, और उसका मैंने पेटेंट कराया हुआ है एक सिंपल सा। लेकिन उन्होंने दुनिया में हो हल्ला नहीं करा। उनका जो प्रोजेक्ट था वो वार्डनक्लिफ टावर, इस टावर को लेके था, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक ऐसा टावर बनाऊंगा जिससे पूरे शहर को या शहर के आगे भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाएगी। एट द सेम टाइम किसी को अगर कोई मैसेज भेजना है वो भी भेज सकता है। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बताया तो जेपी मॉर्गन से उनको एक मोटी फंडिंग, अच्छी खासी फंडिंग मिल गई। जेपी मॉर्गन द मोस्ट पावरफुल मैन इन द हिस्ट्री बोलते हैं, स्पेशली उनके टाइम में तो थे ही, ऐसा माना जाता है। तो उनसे उन्हें फंडिंग मिल गई निकोला टेस्ला को, और उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसे टावर का क्रिएशन शुरू हो चुका था। जिन लोगों को इंजीनियरिंग अच्छी खासी आती है, या फिर स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड आता है उसके बारे में उनको अच्छी नॉलेज होती है, तो निकोला टेस्ला का मानना यह था कि भाई अर्थ जो है उसमें बिजली ट्रैवल करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, तो वो एक कंडक्टर है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में एक कैपेसिटर है। तो इन दोनों के थ्रू वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे कि सिर्फ एक टावर इनफ है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए, एक टावर या फिर मल्टीपल टावर्स, और कोई वायर की ज़रूरत नहीं है।
अब इसी बीच में एक नोबेल प्राइज़ मिला था एक इंसान को जिनका नाम था मैक्रोनी। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि 1901 की बात है, इन्होंने आज जो हम मैसेज भेजते हैं ना, वो रेडियो वेव्स के थ्रू मैसेज जाता है, जो वही चीज़ जो निकोला टेस्ला ने बहुत पहले इन्वेंट कर दी थी, लेकिन उसका हो हल्ला नहीं करा। तो मैक्रोनी ने ऐसा ही एक इन्वेंशन करा और उसमें उन्होंने एक लेटर लिखा एस और उसको ट्रांस अटलांटिक वायरलेस सिग्नल की तरह भेज दिया। मतलब अगर सिंपल तरीके से बोलूँ तो एक जगह से उन्होंने कई हज़ार किलोमीटर दूर एक सिग्नल भेज के दिखा दिया एस, और बोला कि ये जो है वो है रेडियो सिग्नल और ये एक इन्वेंशन है जो फ्यूचर में वायरलेस मैसेजिंग आप कर सकते हो। और इसके बेसिस पे मैक्रोनी को 1909 में नोबेल प्राइज़ मिल गया था। नोबेल प्राइज़ भी तब मिला जब निकोला टेस्ला को ये बात पता चली कि मैक्रोनी ने ऐसा कोई इन्वेंशन करा है जो कि उन्हीं के पेटेंट का हिस्सा है, जो उन्होंने पहले ही करके दिखा दिया बोट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो निकोला टेस्ला ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन निकोला टेस्ला की प्रॉब्लम यही थी कि उनके पास ना तो पैसा था इतना ज़्यादा और ना ही उनके पास सोर्सेज थे, ना पावर थी। दूसरी साइड जो मैक्रोनी थे उनके साइड खड़े थे कौन, गैस करो, थॉमस अल्वा एडिसन और उनके जैसे और साइंटिस्ट और बिजनेसमैन। लोगों को लगता है ना कि चीज़ें फेयर होती है, दुनिया में चीज़ें कहीं कुछ फेयर नहीं होती, सब कुछ पावरफुल लोग होल्ड कंट्रोल करते हैं। निकोला टेस्ला के पास सन 1900 में पेटेंट थे इस रेडियो सिग्नल को लेके, जिसके थ्रू आज आपका वाईफाई चलता है, मैसेजिंग होती है, सारी चीज़ें, वायरलेस मैसेजिंग। ये पेटेंट उनको मिले थे 1900 में, लेकिन उनके पेटेंट को रिवर्स करके 1904 में उनके पेटेंट को कैंसिल कर दिया गया ताकि मैक्रोनी का जो इन्वेंशन है वो वैलिड बैठ सके। और फिर 1909 में मैक्रोनी को नोबेल प्राइज़ मिल गया और निकोला टेस्ला को कुछ भी नहीं। हालांकि बाद में जब निकोला टेस्ला और मैक्रोनी ये सब गुजर गए और बहुत टाइम गुजर गया, तो फिर यूएसए की कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि निकोला टेस्ला का जो इन्वेंशन था वो ट्रू था, उनका जो पेटेंट था वो ट्रू था। और मैक्रोनी ने काफ़ी सारे तरीके जो है, मेथड जो है और नॉलेज जो है वो सीधे सीधे निकोला टेस्ला के पेटेंट से उठाए थे। एट द सेम टाइम जब उनका इन्वेंशन चुर गया और पीछे से इतनी गंदी वाली लॉबिंग हो ही रही थी, एक पूरा साइंटिस्ट का खेमा था जो उनको हेट करता था, तो वार्डनक्लिफ टावर जब वो बना रहे थे निकोला टेस्ला, तो जेपी मॉर्गन ने उन्हें बीच में, जब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा उस पर खर्च हो रहा था, अब ऐसी कोई चीज़ बनाओगे तो पैसा तो खर्च हो गई, तो बीच में जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला से एक सवाल पूछा और ये बहुत ही आइकॉनिक सवाल था। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम जो इलेक्ट्रिसिटी और ये मैसेजिंग या फिर वायरलेस मैसेजिंग कम्युनिकेशन के लिए जो टावर क्रिएट कर रहे हो, ये तो ठीक है, बढ़िया चीज़ है और तुम बना लोगे, हमें भरोसा है, पर एक बात बताओ, मीटर कहाँ लगाओगे? मीटर कहाँ लगाओ का मतलब ये था कि तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो और हर कोई उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, हर कोई उससे मैसेजेस ले सकता है, मीटर कहाँ लगेगा जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? अब इस बात पे निकोला टेस्ला के पास प्रॉपरली कोई रिप्लाई था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि निकोला टेस्ला का सपना ही ये था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री होनी चाहिए। जैसे पानी है, एयर है, हवा है, तो उस पर किसी का हक नहीं है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे किसी का हक नहीं होगा, या फिर वायरलेस मैसेजिंग पे किसी का हक नहीं होगा। ये तो साइंस है और ये सभी के लिए होनी चाहिए। बस वही जो निकोला टेस्ला की हमेशा की प्रॉब्लम थी कि बिना पैसे कमाए और सोशल सर्विस करना है, वही चीज़ उन्हें हमेशा के लिए पेन दे के चली गई। और जस्टिस जो है इस दुनिया में है नहीं, एटलीस्ट मोरालिटी के बेसिस पे तो ये सोसाइटी चलती नहीं है। क्योंकि निकोला टेस्ला ने जिस दिन उस बात का जवाब वो दे नहीं पाए कि मीटर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि उनका तो ये पर्पस ही नहीं था। जेपी मॉर्गन को समझ में आ गया कि अगर इसने ऐसा कोई इन्वेंशन कर दिया तो फिर ये जो है सब कुछ फ्री कर देगा और हमारा जो इतना पैसा खर्च हुआ है वार्डनक्लिफ टावर पे या उसके अलावा भी और जो इन्वेंशंस या बिजनेसेस चल रहे हैं उन सब पे जो पैसा खर्च हुआ है वो सब खराब कर देगा ये आदमी। जेपी मॉर्गन ने फंडिंग काट दी और जेपी मॉर्गन ने ये भी मेक श्योर किया कि जो फंडिंग है वो सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं, किसी भी बड़े बिजनेसमैन की तरफ से निकोला टेस्ला को कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो कितना बड़ा बिजनेस का लॉस होगा और कैपिटलिज्म का लॉस होगा, ये क्लियर कट विजिबल था। काफ़ी लंबे टाइम तक निकोला टेस्ला ने काफ़ी लोगों से फंडिंग की रिक्वेस्ट करते रहे, क्योंकि वार्डनक्लिफ टावर को फाइनली फिनिश करना इतना सस्ता काम नहीं था। खुद उन्होंने कोशिश करी अपना सब कुछ बेचने के बाद उस पर वार्डनक्लिफ टावर पे पैसे लगाए, लेकिन एट द एंड वार्डनक्लिफ टावर कभी फिनिश हो नहीं पाया। स्पेशली जब 1918 के आसपास, 14 के आसपास वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई, कोई भी इंसान इस बात के लिए रेडी नहीं था कि पैसे इन्वेस्ट कर दे। फाइनली जो वार्डनक्लिफ टावर था उसकी हालत ये हो गई कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ या वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो इस वार्डनक्लिफ टावर को खोल के और इसकी जो लोहा वगैरह था उसको इस्तेमाल करा गया ताकि वेपन्स बनाए जा सके। इस लायक ही सिर्फ ये वार्डनक्लिफ टावर रह गया था। निकोला टेस्ला इस टावर का जो प्रोजेक्ट था उसको छोड़ के चले गए, एक होटल में उन्होंने जगह ले ली। लास्ट की जो उनकी लाइफ थी, लास्ट के 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, उसमें काफ़ी ज़िंदगी उनकी अकेले में गुजरी। लोग उन्हें पूछते नहीं थे, फैमिली उन्होंने कुछ ज़्यादा खास बिल्ड करी नहीं थी, ज़्यादा कोई ऐसा बड़ी फैमिली थी ही नहीं। कबूतरों को दाने वाने खिलाते थे,
और अकेले रहते थे। बीच बीच में काफ़ी सारे इन्वेंशंस की बात करते थे, जिनमें से एक इन्वेंशन था कि वो एक डेथ रे की इन्वेंशन कर रहे हैं। डेथ रे मतलब एक ऐसी बीम जिससे अगर कोई टैंक बना रहा है, जिससे अगर कोई एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो आप अपनी जगह पे बैठ के उस बीम के थ्रू उस टैंक को उड़ा सकते हो। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे फ्यूचर में वॉर आपस में लड़ने ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने डिफेंस के लिए ईजिली दूसरे के जो जितना भी ऑफेंसिव चीज़ें हैं उनको हटा सकते हो। और जब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो कंट्रीज आपस में लड़के करेंगे क्या। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि चाहे वार्डनक्लिफ टावर का वो रेडियो सिग्नल हो जिसके थ्रू वो मैसेजिंग की बात करते थे, उसी की वजह से आज का वाईफाई डेवलप हुआ है। चाहे वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की बात हो जिसकी वजह से आज लोग वायरलेस अपने फ़ोन को चार्ज कर पाते हैं, वो सारी बातें सही थी। निकोला टेस्ला की कही हुई एक भी बात जो है वो हवा में नहीं थी, वो सारी की सारी एक स्ट्रॉन्ग बेस रखती थी, एटलीस्ट थियोरेटिकली। अगर उन्हें इनफ इन्वेस्टमेंट मिला होता तो 98% जो उनकी चीज़ें थी या 95% जो उनकी बोली हुई चीज़ें थी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल थी। नोबेल प्राइज़ तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कभी ना तो रिकॉग्निशन मिला, ना ही उनको कभी किसी ने प्रॉपर फंडिंग दी। इनफैक्ट उनके जो लास्ट के लाइफ थी वो भी सिर्फ ऐसे गुजरी कि उनका जो रेंट था वो भी वो जो कंपनी थी वेस्टिंग हाउस, जिनका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंका था, वो पे करती थी। वो भी जान के पे करती थी कि भाई इस बंदे ने कितना कुछ दिया है कंपनी को। और निकोला टेस्ला ऐसे ही फिर दुनिया छोड़ के निकल गए। खैर, ये थी निकोला टेस्ला की कहानी। कोशिश करी मैंने कि जितना हो सके उतना ब्रीफ और सिंपल रख के समझा पाऊँ। इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ आपको बताना हो जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, तो यू आर वेलकम टू द कमेंट्स।